नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर फैसला होना है। अगर डाटा के हिसाब से देखें तो पिछली बार आधी से भी कम सीटें बीजेपी के पास पिछली बार आई थी, यानी लगभग 40 सीट बीजेपी को पिछली बार मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी इस फेज के चुनाव पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। अगर 400 पार जाना है तो इस बाधा को पार करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सीट अगर किसी एक राज्य की है तो वो तमिलनाडु है, जिसमें 39 + 1 सीट पुडुचेरी की है, या पुडुचेरी जिसकी है, तो 40 सीट वो हैं जिस पर बीजेपी आखिर किस तरह जीत कर यहां दिल्ली पहुंचती है, वो इस बात को तय करेगा कि 400 पार इस बार के नारे में कितनी ताकत है। क्योंकि इस राज्य को साउथ के सबसे बड़े पार्लियामेंट्री सीट के राज्य के तौर पर देखा जाता है। तो उधर दूसरी तरफ जो चुनाव है वो इधर सुदूर राज्यों को पार करता हुआ अगर आता है, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, या इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। इसके अलावा कुछ अलग अलग राज्यों में सीट हैं, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं, चाहे त्रिपुरा में हो, आसाम में हो। तो इन सब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां 80 सीटों के राज्य की पहले फेज की वोटिंग है, जहां से तय होगा कि आखिर 80 सीटों पर किसका सिक्का चल सकता है। क्योंकि ये सीट पिछली बार बीजेपी के पास एक तरफा नहीं थी, और जब बीजेपी की आंधी थी 2014 में उत्तर प्रदेश की, तब ये सीट बीजेपी के पास आती थी। तो लिहाजा इस पूरे समय में देखते हैं कि ये सीट अगर जीतने का इरादा है तो मोदी ने अपना गेम प्लान तैयार किया। पीएम मोदी के पास अगर इन तीन राज्यों को हम लोग गौर करें, चूंकि अलग अलग राज्यों में यकीनन मोदी के नाम पर वोट लिया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो गुजरात हो, या फिर आपके पास राजस्थान या मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ समीकरण उल्टे हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मोदी ने जिन 3 चेहरों को सबसे ज़्यादा ताकत दी और उनके साथ इस पूरी लड़ाई को जीतने का इरादा जाहिर किया, तो सबसे पहले है तमिलनाडु में के अन्नामलाई, एक ऐसा आईपीएस जिसने नौकरी छोड़ी, पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद उसमें इतनी मेहनत की कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट जो है पार्टी का अध्यक्ष बना, और उसके बाद पूरी पार्टी अब उसकी तरफ देख रही है। यहां तक कि पार्टी ने दशकों पुराने अपने गठबंधन को तोड़ने से भी परहेज नहीं किया। तो उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे गठबंधन आए या टिकटों के बंटवारे हुए कि जो सबसे ज़्यादा करीब रहे गठबंधन, वो जो उनके कोर वोटर है, वो भी दूर जाते हुए दिखाई दिए। इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, जिसमें जो साउथ पूरी इंडिया के बारे में जी श्री दत्तन साहब का एक अनुभव है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं अभय कुमार, जो आंकड़ों के सहारे इस पूरी कहानी को देंगे, और मेरे साथ हर्ष की बात, जो यूट्यूब है जिसको आप बहुत अक्सर देखते हैं, उसके एडिटर हर्ष कुमार। तो उन्हीं के साथ शुरुआत मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही करता हूं। इसको बात करने के लिए इसलिए चुनता हूं क्योंकि 2013 की एक घटना, जो दंगे की घटना थी, उसने इस पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को शीर्षासन पर खड़ा कर दिया। लगभग अगर हम उसकी बात करते हैं, 9 सीटों वाली पार्टी थी, 9 सीटों से ये पार्टी 72 तक पहुंचती है। हर्ष जी, आप ये बता सकते हैं कि इस बार इस पूरे चुनाव में हम जो 3 इक्कों की बात कर रहे हैं, उनमें से 2 इक्के आपके इलाके की तरफ बहुत ज्यादा गौर करते हैं। एक है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय 3 रैली कर रहे हैं राजपूतों के इलाकों में, ताकि जो बीजेपी का एक बेस वोट कहा जाता था, अगर हम 2009 या उसके आसपास का देखें, और साथ में जयंत चौधरी, जिनको हमने 2014 और 2019 में बीजेपी की गर्मी शांत करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हुए देखा। तो आप इनको वेस्ट यूपी के या यूपी के संदर्भ में किस तरह देखते हैं? क्या इनको इक्का कहा जा सकता है? देखिए, योगी जी के बारे में जो आपने बात कही है धीरेन्द्र जी, योगी जी तो इक्के से भी बड़ी चीज है, जिसे वो कहते हैं ना कि जो तुरुप चाल चली जाती है, वो तो उस कैटेगरी में आते हैं। और आपने बात की थी मुजफ्फरनगर दंगे की 2013 के। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था, वो हुआ था राष्ट्रीय लोकदल को ही। आप तो जानते हैं, इस क्षेत्र से वाकिफ हैं अच्छी तरीके से।
तो राष्ट्रीय लोकदल में उस समय पिता पुत्र दोनों ही थे। अजीत सिंह जीवित थे, जयंत भी उस समय सांसद बन चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, और खासतौर से जिस क्षेत्र में यह घटना हुई जाट बहुल इलाका था, तो वहां के जो लोग थे, खासतौर से जाट कम्युनिटी के जो लोग थे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह हमारे पास आएंगे, हमारे दुख दर्द को बांटेंगे और हमें कंसोल करेंगे, हमें सांत्वना देंगे। लेकिन उस समय ना तो अजीत सिंह आए, ना जयंत चौधरी आए। जयंत चौधरी ने मिलने आने की कोशिश की थी पीड़ित परिवार से, वो जो कवाल वाला परिवार था जहां जो 2 लोग शिकार हुए थे जिस परिवार से, उन्होंने कोशिश की कि मिलने के लिए आते हैं हम, और उन्हें मेरिट से पहले ही रोक लिया गया। तो लोगों का यह मानना था कि भाई इन्होंने एक सिर्फ औपचारिकता पूरी की, और जो कायदे से जाटों की पार्टी हुआ करती थी उसने जाटों का साथ नहीं दिया। तो इसका एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, और फिर इसका फायदा आप जानते हैं कि 2014 के चुनाव में मिला। और मुजफ्फरनगर के दंगे को तो यह भी कहा जाता है कि इसने 2-3 बड़े बड़े काम कर दिए। बीजेपी को 2-2.5 दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में वापस ला दिया, बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी। केंद्र में जो सरकार बनी उसमें बड़ा सहयोग किया, न सिर्फ 2014 में बल्कि 2019 में। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मुजफ्फरनगर दंगे की जो प्रतिक्रिया थी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही थी, वो तो दूसरे राज्यों पर भी उसने प्रभाव अपना छोड़ा था। हरियाणा में, राजस्थान और जगह भी उसका प्रभाव पड़ा था, और बीजेपी ने 2014 में बाकी कई राज्यों में बड़ी सफलता हासिल की थी। तो मेरा ये मानना है कि उस लिहाज से जयंत चौधरी का बीजेपी की तरफ आना ये ज्यादा बड़ा काम हुआ है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये जो किसान आंदोलन चला और सब घटनाएं हुई, उस दौरान एक बड़ा नैरेटिव ये बनाया गया था कि साहब जाट नाराज हैं, जाट नाराज हैं। हालांकि उस नाराजगी को हमने विधानसभा चुनाव में कहीं देखा नहीं। कुछ सीटें जरूर बढ़ी, आरएलडी की जो 0 हो गई थी वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ मिलकर 8-9 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन यह कि बीजेपी को इस तरह का कोई डेंट नहीं हुआ कि बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत आए, या उसको ऐसा लगे कि ऐसा मैसेज चला जाए कि साहब वेस्ट यूपी में जो है बीजेपी एकदम गड्ढे में चली गई है और उसका उभरना बड़ा मुश्किल है। तो इतना बड़ा प्रभाव बन नहीं पाया। और दूसरा, आप ये याद कीजिए कि जयंत चौधरी जो अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, तो अजीत सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे, वो जब पहली बार सांसद बने थे और पहली और आखिरी बार सांसद बने थे लोकसभा के, उसके बाद 2 चुनाव लगातार आ रहे हैं, तो वो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे। वो ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके विधानसभा चुनाव में तो आप उसका थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं क्योंकि वो छोटे पॉकेट्स का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा पाना आसान नहीं है। बल्कि वो भले ही 7 सीटें दे रहे थे अखिलेश यादव इनको लड़ने के लिए, उन 7 में से भी वो 1 जीतने की पोजीशन में नहीं थे। और अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं तो बिजनौर बागपत 2 सीटें मिली हैं और दोनों सीटें जीतने की पोजीशन में आ गए। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इक्का है। और दूसरा, आपने योगी आदित्यनाथ का जिस संदर्भ में नाम लिया, आपको ये पता ही है कि ठाकुरों का जो बायकाट है, ये सब जो कहानियां पिछले काफी समय से चल रही है यहाँ पर, उन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का आना, बार बार कैंपेन करना, हर लोकसभा क्षेत्र में आना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो ठाकुरों को खुश करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं कि बहुत मेहनती आदमी है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है रैलियां करने में और सभाएं करने में पीछे नहीं हटते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का भी कोई सानी नहीं है। और अभी तो उत्तर प्रदेश की केवल 8 सीटों पर ही हो रहा है चुनाव, और इन 8 सीटों पर केवल 8 ही नहीं, शायद योगी आदित्यनाथ 14-15 बार आ चुके हैं पिछले अगर 1-1.5 महीने की मैं बात करूं। तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र से सीटें जीत कर दिखाएं। और देखिए, ये जो पहली 8 सीटें हैं, इनमें से पिछली बार केवल 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी, बाकी गठबंधन को गई थी। इस बार बीजेपी, मेरा तो मानना है कि इनमें से, अभी मैं एक एनालिसिस कर रहा था, एक अखबार के लिए मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, तो मैंने जब आंकड़ों पे उसमें तथ्यों पर मैं गया, तो फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी इनमें से कम 6 या 7 जीतने की पोजीशन में आ गई है। तो मुझे लगता है कि जयंत का साथ आना ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद हुआ है, और वाइस वर्सा इसका फायदा उनको भी हुआ है, जयंत को भी हुआ है। जी धीरेन्द्र जी। जी, श्री रतन साहब के पास चलता हूं पहले, कि एक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से, चूंकि इस बार का सबसे ज्यादा दिलचस्प इलेक्शन अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत अरसे से बीजेपी
चूंकि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जी श्रीदत्तन साहब तो उसको और ज्यादा सही करेंगे कि 1998 में 3 सीट जीती थी बीजेपी ने। तमिलनाडु में 3 लोकसभा सीट जीती, चूंकि वो गठबंधन में थी जो AIDMK जयललिता के साथ था, और 30 सीटें जीती थी उस वक्त। और इस 3 सीटों की महत्ता इतनी है कि जब DMK ने समर्थन वापस लिया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। यानी बीजेपी ने जब 98 में अपना शुरू किया कि भाई एक बेहतरीन लड़ाई 3 सीटों से, लेकिन आज तक वो फिर 2014 में 1 सीट पर, वो भी गठबंधन के साथ थी, और नहीं तो 2021 के चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर सिमटी रही विधानसभा की, जबकि 20 पर लड़ी थी। यह बड़ा अजीब सा गणित है जो लोगों को उत्तर भारत के समझ में नहीं आता जी श्रीदत्तन साहब, क्योंकि उनको लगता है कि जातियों पर आधारित सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स होती है। वो अभी वन्यार, गोंडर्स और जो थेवर्स या VC के पार्टी जैसी इन सब पार्टियों के बारे में नहीं जानते। लेकिन इस बार एक चीज उनको समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई एक ऐसा जरूर शख्स ढूंढ निकाला है जो बीजेपी को वहां एक न केवल संघर्ष में खड़ा कर रहा है, बल्कि इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा है। ऐसा क्या है, थोड़ा सा डिटेल से दर्शकों को बताइए कि अन्नामलाई की खोज इतनी बड़ी खोज क्यों है, और बीजेपी अब तक इनरोड करने में नाकामयाब क्यों रही? बिल्कुल धीरेन्द्र जी, एक बात आपने सही बोला है कि पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पे साउथ में, तमिलनाडु में फाइट इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, चुनाव के लिए जा रहे हैं। और इसका उन्होंने एक गैम्बल खेला है यहाँ पर। आप देखिए, अब तक सही बोला था, वो आइदर DMK के साथ नहीं तो ADM के साथ वो पिगी राइड कर रहे थे, उनके ऊपर शोल्डर पे बैठ के वो इलेक्शन लड़ रहे थे। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार अपने टर्म्स में वो अलायंस ढूंढ लिया है। और ADM के जो आर्म ट्विस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा था, कंडीशन रखा था, आपके साथ अलायंस करना है तो आप अन्नामलाई को प्रेसिडेंटशिप से हटा दो। वो बीजेपी कतई तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जाइए। वैसे भी ADMK का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वहां पर तमिलनाडु में, उनका जो अभी उनके पास कोई लीडर नहीं है, वैसे जयललिता जैसे एक लीडर नहीं है, MG रामचंद्रन करके एक लीडर नहीं है, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और उनके खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस हैं, तो वो फायदा बीजेपी उठाने के लिए कोशिश हो रहा है। और ये पूरा वो अन्नामलाई का जो स्ट्रैटेजी था वो सक्सेस हो रहा है। तो अभी अन्नामलाई कौन है? अन्नामलाई वहां पर आप देखिए, तमिलनाडु में ये एक मिथ है, नॉर्थ इंडिया में काफी एक मिथ है कि वहां पर बाहर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है। आप देखिए, वो MG रामचंद्रन जो है वो केरल से थे, पर उनको एक्सेप्ट किया है। रजनीकांत जो है, शिवाजी राव गायकवाड़ हैं, वो कर्नाटका से आए हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया है, वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। और जयललिता खुद एक कन्नडिगा है। और ऑन द टॉप ऑफ इट, आपको तमिलनाडु का पॉलिटिक्स पता है, वहां पर जो पॉलिटिक्स था अभी तक, जो DMK हो, ADMK हो, वहां पर एक एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स बिल्डअप किया था। आपको द्रविड़म मुन्नेत्र कझगम के बारे में आपको पता है बहुत अच्छा सा। तो वो एंटी ब्राह्मण और एथिस्ट वो मूवमेंट था। तो उसके ऊपर आप देखिए एक वैपरीत्य है कि उसके ऊपर एक ब्राह्मण महिला वो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर उभर के आया था। तो वो बात है। तो वहां पर एक्सेप्टेंस करेगा, वहां पर जो लोग हैं एक्सेप्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका भी वर्चस्व ऐसा होना चाहिए, देन ओनली दे विल एक्सेप्ट। अब देखिए, वहां पर अन्नामलाई का ये जो उनका जो पिक्चर में आता है,
अन्नामलई जो है वहां का सन ऑफ द सॉइल है, ही इज परफॉर्मर। आप कोई भी इंग्लिश में कहावत है ना, कहते हैं ना वो मेनी थिंग्स रोल्ड इनटू वन। ही इज सक्सेसफुल, यंग है, डायनामिक है। उनका नाम सिंघम बोलते हैं, वो आईपीएस ऑफिसर है, डायनामिक आईपीएस ऑफिसर था और सन ऑफ द सॉइल भी है। और मैन नेक्स्ट डोर को ऐसे आप स्ट्रीट में जो देखते हैं ऐसा वाला आदमी है। वो मिंगल भी करते हैं, बाकी लोगों के जैसे नहीं है, वो मिंगल भी करते हैं और इसलिए इतना पॉपुलर है अमंग द वुमेन वोटर्स, अमंग यंगस्टर्स। ही इज एन एस्पिरेशनल फिगर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सा एक एसेट है वो साउथ में अन्नामलई। और आपने सही कहा था, वो मोदी जी ने अच्छा एक आइडियलिस्ट को ढूंढ निकाला है, वो बीजेपी के लिए फायदा है। और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप देखिए बाकी स्टेट्स में भी। अभी जहां पर वो खड़े हैं वो कोयम्बतूर है, कोयम्बतूर के बगल में ही है पालक्काड, एंड वहां पर भी एक बड़ा सा जो तमिल कम्युनिटी है उसका इम्पैक्ट है। और केरला में भी इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, पर फिर भी कई पॉकेट्स में इनका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। तो आप देखिए एक नेशनल लीडर साउथ से इमर्ज करके आ रहा है, वो उनको भी लोग बोलते हैं कि वो साउथ का मोदी है, तो दक्षिण का मोदी है, ऐसे उनका लोग बहुत प्रॉमिसिंग लीडर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा सा फाइटर है वो। और इस इलेक्शन के बाद वो बीजेपी के बारे में बोलते हैं कि इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। वहां पर इतना आप देखिए वो डीएमके हो एडीएमके हो, उनका कैडर होता है, जैसे कम्युनिस्ट वालों का हो, संघ का होता है और कम्युनिस्ट वाले का होता है, वो वैसे कैडर होता है डीएमके का। तो वहां पर इनरोड्स बीजेपी पहली बार बन रहे थे, अभी तक उनके पास इतना कद्देवर नेता नहीं होता था, पर इस बार अपने बलबूते पे और फाइट करने जा रहे हैं। और इसमें भी आप देखिए वो कास्ट समीकरण पूरा ध्यान में रख के किया है। आप देखिए पिछले बार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में अंबुमणि रामदास थे, उनका पार्टी भी है, वो उनका भी जो वन्यार कास्ट है, उनका जो कई पॉकेट्स में उनका पॉपुलेशन जो है ना, वोट शेयर जो है ना, वो वोट शेयर नहीं है, पॉपुलेशन शेयर वो है 10% है कई सीटों में। तो ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार बीजेपी एक स्ट्रांग फाइट के लिए तैयार है। और 3-4 सीट में वो उनका वो कल भी वो तमिलनाडु का एक अखबार ने एक सर्वे किया था, उसमें भी उनका बीजेपी का 3-4 सीट आने का संभावना दिखा रहे हैं सर्वे में। तो उस हिसाब से एक बेस्ट बेट है बीजेपी के लिए अन्नामलई, एंड इट इज शोइंग इट्स रिजल्ट। ऑल्दो इस बार इतना बड़ा बढ़त नहीं मिलेगा सीट इन टर्म्स ऑफ सीट, पर वोटिंग परसेंटेज में भी और अदरवाइज ऑल्सो इट विल बी ए मेजर बूस्ट फॉर द बीजेपी। एंड उसके साथ एडीएमके के जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, अभी आगे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपने टर्म्स में एडीएम के साथ असेंबली इलेक्शन में टाई अप भी कर सकता है। हो सकता है कि उनके वोट बेस को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा हो। अभय जी, जो चुनावी समीकरण है फर्स्ट फेज का, वो पिछली बार तो बहुत प्रोमाइजिंग नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसको देखते कैसे हैं पूरे उसमें, क्योंकि इस बार तमिलनाडु में कैडर, क्रेडिबिलिटी एंड लीडर इसके साथ शुरू हुआ है बीजेपी का कैंपेन, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये जो 8 सीटें हैं या अगली 8 सीटें हैं, जो भी वो सीटें तमाम उस समीकरण में कहां बैठती हैं, आपको क्या लगता है और उसको डाटा के हिसाब से आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अगर डाटा की बात करें तो जैसे आपने बताया कि 101 प्लस हाफ, अगर 102 सीट मान ले तो 102 सीट में 40 सीट बीजेपी जीती थी, 15 सीट कांग्रेस जीती थी, लेकिन 40 सीट बीजेपी जीती थी और दूसरे पायदान पर डीएमके रही थी जिससे 24 सीट जीता था, और कांग्रेस पार्टी जीती थी 15 सीट।
बीजेपी 15 सीटों पर दूसरे पायदान में थी। अगर हम टोटल देखें तो बीजेपी 40 सीट जीती थी और 15 सीट पर दूसरे पायदान पर थी, मतलब विनिंग और रनिंग दोनों में बीजेपी का 55 सीटों पर डायरेक्ट था। कांग्रेस पार्टी का 53 पर था, 15 सीट जीती थी और 38 पर दूसरे पायदान पर थी, तो 53 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस पार्टी का सीधा वास्ता था। अगर हम मार्जिन के आधार पर बात करें तो 6 सीटें ऐसी है जिसका फैसला 10,000 से कम वोटों के मार्जिन से हुआ था, जिसमें एक सीट बीजेपी जीती थी, मुजफ्फरनगर की सीट। मुजफ्फरनगर की सीट 6526 वोट से बीजेपी जीती थी, 10,000 से इससे कम वोट से था। 1 लाख से कम मार्जिन के अंतर से 29 सीटों का फैसला हुआ था, जिसमें बीजेपी 11 सीटें जीती थी। तो यह तो मोटा मोटी इसका बात हो गया। हम ऐसे अगर बात करें तो कभी भी जब इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन पहला फेज है तो थोड़ा सा लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब कभी भी इसका फैसला करता है तो ज्योग्राफिकल लोकेशन को पूरा ख्याल रखता है। यही कारण है कि सिक्किम के साथ जो चिकन स्नेक वाला या मतलब कि उत्तरी जो बंगाल का सीट है उसको कनेक्ट करके किया जा रहा है। तो इस तरह की मतलब इस तरह किया गया है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने वाली बात है कि मेघालय की दोनों सीटें लोकसभा चुनाव में जा रही है। शिलोंग सीट पर जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है और जो इस बार के कैंडिडेट है वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो मेघालय का जो चुनाव हुआ था उसमें अपने सांसद को, शिलोंग के सांसद को विधायक उम्मीदवार बनाया था और वह विधायक का चुनाव हार गए थे। तो इस तरह की बातें हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा वोट से इस जो फेज में 102 सीटें जा रही है उसमें सबसे ज्यादा वोट से डिसाइड हुआ था डिंडीगुल की सीट 5,38,000 वोट के आसपास से, और सबसे कम मतों के अंतर से जिस सीट का डिसीजन हुआ था लक्षद्वीप का 823 वोट से। तो इस तरह से हुआ था। और मैं बता दूं कि लक्षद्वीप की वह सीट है जिस पर बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे कम वोट जिस सीट पर आया था वह लक्षद्वीप की सीट थी। बीजेपी को 125 वोट आया था उस सीट पर। और एक बात और मैं बता दूं कि उस सीट का इस बार थोड़ा सा लक्षद्वीप सीट काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे कि पिछले चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस को हरा के वो सीट जीता था, लेकिन इस बार वहां पर इक्वेशन ऐसे बदल गया है कि एनसीपी जो मैंने इनकी है मतलब अजीत जी की जो एनसीपी है सो एनडीए के साथ है और वहां के जो सांसद थे वो पवार साहब के साथ चले गए हैं। तो इस तरह की वहां पर है कि वहां पर इनका भी कैंडिडेट है उनका भी कैंडिडेट है। इस तरह देखने वाली बात है कि कैसे आगे बढ़ता है। और मैं अपना आंकड़ा कि 38 सीटें इस पहले फेज में 38 सीटें ऐसी थी जिस पर सीधा मुकाबला हुआ था बीजेपी और कांग्रेस का। उसमें 32 सीट जीती थी बीजेपी और 6 सीट जीती थी कांग्रेस। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही हम पाते हैं कि इस तरह आंकड़ों के हिसाब से चले तो बीजेपी के लिए गेट करने के लिए बहुत कुछ है। 40 सीटें जीती थी, अगर 15 सीटें और भी जोड़ने का प्रयास करते 55 हो जाता है, आगे भी ले जा सकते हैं। फेज में भी वो होगा। लेकिन जी मैं आपके पास आता हूं हर्ष जी, ये जो अगर हम लोग इसको गौर करते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दों पर अगर इस पूरे हिस्से में देखें, आपका चूंकि पूरा इसमें पूरा नजर है, पूरे ही देश पर रखते हैं आप, लेकिन अगर वेस्टर्न यूपी के मुद्दों को जोड़ते हुए चलें यूपी के बाकी हिस्सों से या फिर आप आसपास के राज्यों में, आपको लगता है कि वो कौन सा मुद्दा है जिसने यहाँ बीजेपी को इतनी वो दे दिया कि वो ये दावा करने लगी कि यहां तो उसके पास सामने कोई चुनौती नहीं है? और क्या समीकरण आपको लगता है जिससे बीजेपी इस पूरी बात को कहने के लिए अपने भाषणों में, सिर्फ भाषण नहीं कहा जा रहा जिसको, ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत ताकत के साथ इस बात को कह रही है? जी देखिए, अभी जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो दिल्ली की मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो पूरा समय कवरेज करता रहा था मैदान में घूम घूम कर उत्तर प्रदेश की। मैं उन पत्रकारों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते हैं वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अपने संपादक लेवल के लोग हैं। तो वो जहां भी उनका एक थोड़ा सा वामपंथी सोच रहती है तो उनका एक मुद्दा रहता है कि कहीं पर इस तरह की चीजें मिले कि एंटी बीजेपी कोई ऐसी चीज उन्हें मिल जाए सुनने के लिए, तो वो इस तरह की चीजें उन्होंने वीडियो पे बड़ी फोकस की थी। तो पूरा उन्होंने प्रदेश कवर किया और मैंने उन सब के वीडियो भी देखे, मैं भी उस समय कवर कर रहा था पूरे प्रदेश को ही। तो उन सब में जब भी वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे और किसी महिला से पूछते थे, खासतौर से वेस्ट यूपी में अगर बात करूं तो उनमें से महिलाओं की एक ही बात थी कि भैया, गांव की भाषा में कहा जाता है इधर के हमारी धी बेटी सुरक्षित हैं, ये सबसे मेन चीज है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ
कि आज की तारीख में जो पंजाब में हो रहा है, आप पंजाब में किसी पत्रकार साथी से फोन करके पूछिए, मेरे मीडिया के साथी हैं वहां पंजाब केसरी ग्रुप में, कई मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि साहब हमारे स्टाफ के लोगों के साथ यहां पर चेन स्नेचिंग हो चुकी है। स्टाफ निकलता है घर से और स्नेचिंग हो जाती है, किसी के हाथ से कुछ खींच लिया, पर्स खींच लिया, किसी की चेन खींच ली, कभी कुछ खींच लिया। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पिछले 20 साल में लगभग उत्तर प्रदेश में इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि लोग पूरी तरह से त्रस्त आ गए थे। आप गांव से आने वाला मजदूर शहर में काम करके वापस अपने घर लौटता था तो उसे रास्ते में लूट लिया जाता था। नहर की पटरी पे 4 बदमाश खड़े हुए, उसको लूट लिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का। और योगी सरकार जब दोबारा लौट के आई है 2022 में, मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, आप सारे लोगों के वीडियो उठाकर देख लीजिए, सब लोगों ने कहा कि भैया सड़कें, बिजली, पानी अब सब लोग करवा रहे हैं। अब तो एक ग्राम प्रधान को एक ही योजना लगती है गांव की सारी सड़कें बनवाने में, या जिला पंचायत को के मेंबर के पास इतना पैसा आता है, प्रधानमंत्री फंड, मनरेगा, फलाना ढिमकाना, कि वो सारे अपने इलाके की सड़कें बनवा सकता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ी चीज थी, और लॉ एंड ऑर्डर पर ही योगी की सरकार दोबारा वापस लौटी थी। तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी जो जिन मुद्दों को यहाँ पर एड्रेस करती है, और जैसे आपने शुरू में कहा था योगी आदित्यनाथ का बार बार आना, कैंपेन करना, योगी आदित्यनाथ गुड गवर्नेंस का एक फेस बने हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो मेरे ध्यान है कि उन्होंने एक सारे एसएसपीज की एक मीटिंग बुलाई थी। ये बात है 2016 के दिसंबर की। 2017 की शुरुआत में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, जब अखिलेश यादव हारे थे। उस एसएसपीज की मीटिंग में अखिलेश यादव ने एक बात कही थी पुलिस अधिकारियों से। मेरे एक मित्र हैं आईपीएस, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि भैया हमारी सरकार को बचाना, लौटाना, ये सब आप लोगों के हाथ में है। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक मुख्यमंत्री अपने पुलिस के अधिकारियों से ये कह रहा है कि हमारी सरकार को बचाना, लौटाना आप लोगों के हाथ में है, तो वो कहां सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट के जो काम है वो तो सब हुए ही हैं। हाईवे, सड़क बनना, ये सभी जगह हो रहा है, सब पूरे ही देश में हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही है, तमिलनाडु में भी बढ़िया सड़कें बनी हैं, और दूसरे राज्यों में, केरला में भी बनी होंगी। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मेरा मानना है कि वो पहले भी अहम था और अब भी अहम है। पिछले साल सर्दियों की बात है, एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के कारोबारियों का आकर मिला था योगी जी से। आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे, उसकी तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी। 50 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लुधियाना के, उन्होंने कहा था कि आप सर हमें जमीन दीजिए, यहाँ पे हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री ट्रांसफर करना चाहते हैं पंजाब से। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि आज भी बीजेपी को गुड गवर्नेंस और क्या कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति को बेटर करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी पर बीजेपी दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ जाती है। हर्ष जी, एक और सवाल, चूंकि आप जाना भी चाह रहे थे, इसलिए आपसे इसी बार में एक सवाल ले लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक चूंकि जिस प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को नहीं समझ पाए थे बड़े बड़े लोग कि नोटबंदी हो रही है, वो उसको कहने लगे पाकिस्तान पे हमला हो रहा है। उसके बाद जब वो दूसरा जम्मू कश्मीर पे से 370 हटाया गया, उस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पे कोई हो रहा है। इसके बाद लेकिन उनको ये जरूर पता चल रहा है कि योगी जी को हटा देंगे ये लोग। ये अफवाहें और ये सब चीजें किस तरह चलती है, इनकी नॉलेज का बेस कहां से आता है? बेस, इनका बेस है ही नहीं, ये सब बेसलेस है। आप ये बताइए कि आज ये कहा जा रहा है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा। 2021 में आप याद कीजिए, आप भी कैंपेन को कवर कर रहे होंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा था? उत्तर प्रदेश में मुद्दा यह था कि योगी जी के राज में तो ठाकुर राज चल रहा है, सारे अधिकारी ठाकुर, सारे आईएएस आईपीएस ठाकुर, सारे मंत्री ठाकुर। आप बताइए, था नहीं यही मुद्दा? यही मुद्दा। और ये चर्चाएं चली थी कि केशव प्रसाद मौर्य को किसी बैकवर्ड क्लास वाले को सीएम बना दिया जाए। इवन अरविंद शर्मा और दिनेश शर्मा जैसे लोगों को बना दिया जाए, कि दिनेश शर्मा को इसलिए सीएम बनाने की चर्चाएं चलने लगी थी। आप बताइए कि जुलाई 2021 के 22 के जो है, अखबार के पन्ने पलट लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चेक कर लीजिए, ठाकुर राज चल रहा है, यहाँ पर ठाकुर राज चल रहा है। बताइए उसका क्यों फर्क पड़ा? क्या हुआ उससे? अगर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा योगी जी के ऊपर है
तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुद्दा इसमें बच जाता है। और देखिए, ये अब चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में फिर से ये चर्चाएं चल रही हैं कि योगी जी को हटाया जा सकता है। आप बताइए योगी जी को क्यों हटाया जाए। और फिर दूसरी बात, विकल्प बताइए। बीजेपी के पास विकल्प है क्या उत्तर प्रदेश में? कोई उनके कद का कोई लीडर है इस समय जिसका नाम आते ही लोग ये कहने लगते हैं कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं? उस कद का कोई आदमी है इस समय क्या बीजेपी में जिसे बना दिया जाए? जी धीरेन्द्र जी। जी आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं गुरुदत्तन जी के पास जाता हूँ। शिवदत्तन जी, जिस तरह श्रीदत्तन जी, एक बात जो लोगों को समझनी है, उससे पहले मैं अन्नामलाई पे एक बाइट सुनवाना चाहता हूँ आपको जो उन्होंने बोला है। उसके बाद मैं आपके पास ये सवाल लेके आऊँगा कि हम लोग जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हमेशा से सिर्फ भाषाई या उत्तर भारतीयों के लिए कुछ शब्द, उसको अब सनातन पर जाते हुए देखते हैं। लेकिन इस पर पहले एक बार ये बाइट सुन लेते हैं। As usual, like every time when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji comes to Chennai, the people of Chennai welcome our Honorable PM like their own son. Today is one such day in this historic roadshow. The people of Chennai have welcomed Narendra Modi ji with open arms. They've embraced him. So the mood of Tamil Nadu, the mood of Chennai is very clear. Chennai South, Chennai Central and Chennai North, all the three constituencies. The mood is very, very clear through the roadshow. And people are really excited. And Modi ji's roadshow today is truly, truly historic. And this is going to reflect on April 19 in a very big way. जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का यकीन उन पर दिखा है, मतलब खासतौर से अन्नामलाई पर इस तरह का बहुत कम होता है। और ये बात उन्होंने कही, हम लोग सुन रहे थे, श्रीदत्तन जी कह रहे हैं कि मोदी, नेक्स्ट मोदी कहा जा रहा है उनको। लेकिन इतने ज़्यादा जिस तरह की फैन फॉलोइंग हम देख रहे हैं श्रीदत्तन साहब, ये लगातार जितनी भीड़ वहाँ है, इस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को, वो उसमें जो एक पॉलिसी है, जो जबकि वहाँ हिंदुइज्म का बहुत बड़ा ज़बरदस्त पुराने मंदिरों से लेके तमाम नॉर्थ इंडियन इसी तरह उसको देखता है, अगर हम उसकी बात करें। इसके बावजूद सनातन धर्म वायरस है या तमाम वो अलग है, ये इसका मिजाज अलग है और भारत एक देश नहीं है, ये अलग प्रायद्वीप है, इस तरह की बातों का आधार क्या ये उभार है जो अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी का उभार वहां हो रहा है? उसके लिए वो वापस उस पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, हिंदू विरोध। 60 का दशक लोगों को याद है, 60 का वो दशक जब हिंदी विरोध या उत्तर भारतीय की हिंदी थोपी जा रही है, या तमाम उस तरह की पॉलिटिक्स को अब वो हिंदुइज्म पर ले गए हैं। तो क्या आपको लगता है ये प्रेशर है या वापस उस टैक्टिक्स पर जाने की वो है? वही धीरेन्द्र जी, मैं वही बोल रहा था कि आपको इसको समझने के लिए, क्योंकि वो मोदी जी सेंटर में आने के बाद 2014 के बाद वहां पर उनके नाम पे बहुत एक मोदी जी प्रो मोदी फीलिंग्स वहां पर लोगों में आना शुरू करे। पर उसके बाद बीजेपी के पास एक मशीनरी नहीं था उसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, वहां पर वो हिंदू सेंटिमेंट है, पर वो डीएमके का इतना स्ट्रॉन्ग कैडर है डीएमके, और इतने सारा पॉलिटिक्स इतने सालों से ये एंटी हिंदू पॉलिटिक्स खेल रहे थे, तो इसलिए वो वहां पर एक नरेटिव है। तो पहले मोदी जी के में उनको सपोर्ट मिलता था, तो ये लोग कहते थे कि नॉर्थ इंडियन आ रहे हैं वो सब, तो उसको स्कटल करने के लिए एक बुलवार्क जैसे हमारा जो अन्नामलाई जो है ना इमर्ज करके आया है। एंड उनके बारे में कोई किसी के पर कोई संदेश है, इतना कैरिस्मेटिक लीडर है। उन्होंने ये कभी एक पूरा आपने देखा होगा, एक यन मक्कल करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मेरा स्वाभिमान, मेरा पीपल, मेरा लोग, ऐसे करके एक पूरा यात्रा किया था। उसके पहले वेल यात्रा किया था,
तो इसमें इतना पॉपुलर हो गया था, वो ग्रास रूट सपोर्ट उनके पास है। और आप देखिए मोदी जी के बारे में भी वहां पर एक पूरा एक सपोर्ट है, सपोर्ट बेस है। और मोदी जी जैसे रीच आउट करते हैं तमिल संगम के थ्रू और तमिल भाषा बोल के और तमिल वेश विधान वगैरह करके वो कनेक्ट करने का सबसे ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर साउथ में गया है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। केरल में भी हो, वहां पर इतना सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो केरल में जाते रहते हैं। जितना बार गया है वो हर छोटे फंक्शन में भी, शादी में भी, ऐसे वाला फंक्शन में भी जा रहे हैं। तो पूरा एफर्ट कर रहे हैं और वहां पर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम एक बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो इमर्ज करके आया है। वो आपको पता है उनका 39 इयर्स ही है, 40 साल भी नहीं हुआ है। तो इतना एनर्जेटिक लीडर है। और वो ही कम्स फ्रॉम वो गाउंडर कम्युनिटी है, वहां पर गाउंडर कम्युनिटी है। वो ऑल्दो ही इज कमिंग फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली, बहुत पुअर फैमिली से आ रहे हैं, फाइट करके आया है। और ऐसा वाला आदमी वो, पर गाउंडर कम्युनिटी जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, कई जगह पे उनका कई सीटों में उनका प्रभाव है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारा अन्नामलई में ये सब सारा गुण बीजेपी जो ढूंढ रहे थे वो मिल रहे हैं। तो वही है इस टाइम बीजेपी के लिए एक असेट है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि पूरा का पूरा सीट वहां पर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी के खिलाफ जो है डीएमके है वो बहुत स्ट्रांग है। पर बीजेपी अभी वो अन्नामलई का जो इमर्जेंस है, उनका जो आना है वो उससे बाकी ओपोजिशन कैंप में एक रैटल किया है। और इसलिए बार बार वो सनातन को नष्ट करना है, ये सब करना है। पर आप देखिए वो जो बोल रहे थे सनातन को खत्म करना है, वो लोग आजकल मंदिर में जा रहे हैं। तो ये राजा जिन्होंने कहा कि मलेरिया है और स्टालिन का बेटा है, वो उन्होंने बोला था कि ये मलेरिया है, मॉस्किटो है, वो सब अभी मंदिर में जा रहे हैं। तो अन्नामलई का इम्पैक्ट वही है। तो वो ही हैज बीन एबल टू टेक द फाइट टू उनके जो उनके घर में जाके फाइट कर रहे हैं, वही अभी हो रहा है तमिलनाडु में। जी, मैं एक और सवाल, जैसे बीजेपी का एक प्लान था वन्नियार, गोंडर, मुदलियार, थेयर, इन सबको एक पूरी कास्ट के समीकरण को बनाना। आपको लगता है इस चुनाव में बीजेपी ने इस जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहां हर एक कास्ट के पास अपना एक लीडर है, वो जो हम लोग अलग अलग जो नाम सुनते हैं पार्टियों के, वो जनरली उनके वीसी के जैसी चीजें हैं, वो तमाम पार्टियां वो जातीय आधारित पार्टियां हैं। तो क्या बीजेपी इस जो चक्रव्यूह है, जातियों का चक्रव्यूह है, उसको बेधने के लिए कोई एक अन्नामलई के नेतृत्व में कोई एक बना पाई है जो जातियों का ग्रुप हो? क्योंकि बिना जाति के वहां समीकरण को साधे बिना ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां एक भी पार्टी दोबारा आती नहीं है। अगर हम लोग गौर करते हैं 57 साल बाद ये वैसे मौका होगा जब नेशनल पार्टी कोई अपने आप इंडिपेंडेंट किसी को लीड करते हुए लड़ रही है। तो आपको लगता है जातियों के इस समीकरण में भी बीजेपी ने कुछ महारत हासिल की है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे बोला था वो अंबुमणि रामदास का वन्नियार कास्ट है, वो कई जगह पे उनका 7 to 10% वोट शेयर है, वो बीजेपी के साथ आ गया है, बीजेपी के साथ उनका अलायंस है। वैसे गाउंडर जो है और बाकी कुछ पन्नीर सेल्वम के कम्युनिटी है, वो सब मिलके एक बीजेपी ने कोशिश किया है कि एक रेनबो कोएलिशन ऑफ कास्ट, वो यूपी वगैरह में जो कर रहे थे वही एक्सपेरिमेंट वहां पर भी करने का कोशिश है। इस बार पूरा सक्सेस नहीं हुआ है, पर मैंने जो बोला है बीजेपी इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, तो अभी भी कर रहे हैं। पर इस बार उसका वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और नींव रखा जाएगा, और इसके बाद आप देखिए अगले इलेक्शन से इसका भरपूर फायदा होने वाला है। आप वो इस बार काफी 3-4 सीट्स भी बीजेपी को मिलेगा, अकाउंट खोलेगा। और
उसमें अकाउंट पहले भी बीजेपी ने खोला है, पर इसमें और उसमें फर्क ये है कि इस बार बीजेपी अपने बलबूते पे फाइट कर रहे हैं और एडीएम के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स है उसको एक एक करके वो तेवर है, दिनकरन का तेवर कम्युनिटी है, उसको सबको साथ लेके आने में वो अभी सक्सेसफुल हुआ है। आगे भी वो वही एक लीडर मिला है तो अभी इजी होगा बीजेपी के लिए, वो मैं मानता हूँ। जी, आपकी बात इसलिए भी सही होती दिख रही है क्योंकि पटल मक्कल काची जो है 10% वोटर के साथ पहली बार, मतलब उनके पास बीजेपी से ज्यादा वोट थे। अगर हम लोग चुनाव का देखें, उनके पास बीजेपी से ज्यादा विधायक थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी की लीडरशिप में आके मैं 10 सीटों पर लड़ना तय किया। तो दिनाकरण की पार्टी आई है, तमिल मनिल कांग्रेस जो कभी मुपनार के तौर पर एक बड़ी पार्टी, जब कांग्रेस टूटी थी, वो याद होगा लोगों को वो दृश्य जब रात में कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा हुआ था और मुपनार ग्रुप का सब कब्जा हो गया था। लेकिन मैं अभय जी, ये जो बीजेपी का कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम उसमें देख रहे हैं पिछले 10 सालों के चुनाव को, तो वो कॉम्बिनेशन एक जीत का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के इन हिस्सों में देखते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन है वो बेहतर होता दिखता है। उधर बीजेपी, अगर हम लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो यूपी में 2 लड़कों का साथ नहीं चला था, उसके बाद फिर उसने छोटी पार्टियों को जोड़ के एक संगठन बनाया था, उसमें नहीं चला। वो सिर्फ इधर चलता है, तमिलनाडु में इसलिए चलता है क्योंकि वो पार्टी अपने आप को सेकेंडरी से भी नीचे रखती है। अगर हम उसके पिछली बार के प्रदर्शन को देखें तो सिर्फ केरल और तमिलनाडु को जोड़ देते हैं तो उसका लगभग आधी सीट यहीं से आई थी। अगर हम लोग 19 सीट प्लस ये जोड़ लेते हैं जो यहां से मिली, 9 सीट थी उस वक्त, तो आधी ताकत यहीं से मिली थी। आपको लगता है इस बार का कॉम्बिनेशन उसको वो ताकत दे पाएगा? और दोनों के जो गठबंधन है उनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए पुनीर साहब, थोड़ी आवाज में थोड़ी सी है तो आप थोड़ा ठीक हो जाता, मैं ऐसे अपनी बात आगे जारी रख रहा हूं। देखिए पुनीर साहब, बिल्कुल आपने जो बात कही, 15 सीट केरल से आया था, 8 सीट तमिलनाडु से आया था और 8 सीट पंजाब से आया था, तो 3 राज्यों से 31 सीट आया था और पूरे भारत से 21 सीट आया था। कांग्रेस पार्टी की वस्तुस्थिति ये थी कि इन तीनों राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में 38 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और 31 सीट जीती थी, और पूरे देश में 383 सीट लड़के 21 सीट जीती थी। ये तो कांग्रेस पार्टी के हालात थे। खैर वो तो अभी आ रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज की जब बात कर रहे हैं तो 79 सीट्स, 102 में 79 सीट्स कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके और कांग्रेस के पास है अभी है, और जो 23 सीटें बचती है वो 17 पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 17 पार्टियों में इतनी सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम आगे की बात करें तो बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस में एक ये है कि बीजेपी ने कैसे काम किया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मेघालय में कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, 2 सीट ही है लेकिन एक भी नहीं लड़ रही है। एनपीपी को आगे बढ़ा रही है, एनपीपी को समर्थन दे रही है कि आप चुनाव लड़ो। मतलब कि बीजेपी का पूरा प्रयास है कि मेरा स्पेस बढ़े। हम ऐसा नहीं कि हम जीते या मेरा अब डायरेक्ट हो, मेरे अगर पार्टनर का बन रहा है तो ठीक है, उसके बहाने हम भी आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का इस बार ऐसा है कि पुडुचेरी लोकसभा सीट पर बीजेपी कंटेस्ट कर रही है और सिक्किम की सीट पर भी कंटेस्ट कर रही है। तो बीजेपी नए नए एरियाज में कैसे आगे बढ़ाना, इस पर प्रयास कर रही है। और 6 सीटें पिछले चुनाव में जो 38 सीटें थी जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट हुआ था, जिसमें 32 सीट बीजेपी जीती थी और 6 सीट कांग्रेस जीती थी, उसमें तमिलनाडु की 2 सीटें थी, शिवगंगा और कन्याकुमारी। तो बीजेपी का पूरा प्रयास है कि कैसे उसे सीट लिया जा सके। अंडमान निकोबार की द्वीप जो पहले फेज में आने वाली है, पिछले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से 1400 वोटों से हार गई थी, तो बीजेपी का प्रयास है कि कैसे उनको आगे लिया जा सके। और अगर आप कहें तो मैं स्टेट वाइज भी बात करने को तैयार हूं कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, कैसे है। तो बीजेपी हर स्टेट में अपने आप को मतलब बनाए हुई स्थिति में है, और या तो अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने मतलब सहयोगी दल उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक इसका उदाहरण एक ऐसे भी आप देख लीजिए कि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन एक सीट त्रिपुरा ईस्ट की सीट जो कि अगले फेज में इलेक्शन है 26 वाले में है, वो सीट इस बार विनिंग सीट बीजेपी ने अपने लाई त्रिपुरा
मोथा को दिया है। तो बीजेपी जब आगे बढ़ रही है, बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है, बीजेपी कैसे आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है, इसलिए कि अपनी विनिंग सीटें भी दूसरे को दे देती है। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक ऐसा बहुत कम मैंने देखा है कि कोई पार्टी अपने विनिंग सीट भी अपने एलआई को देकर कि भैया तुम मजबूत बनो हमारे साथ, तुम भी मजबूत करो। बिहार में उसने 2019 में अपनी विनिंग सीटें जेडीयू को दिया था। इस तरह बहुत सारा उदाहरण है। झारखंड में और झारखंड स्टूडेंट्स को दिया था। तो इस तरह बीजेपी का कई एक सारा आप उदाहरण देख लेंगे कि बीजेपी अच्छा करती हुई महसूस हो रही है। क्यों अच्छा करती है? क्योंकि एलआई को स्पेस देती है। और अगर आप बात करें तो मैं लगभग अच्छा एक और जो इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन कहीं फाइट करते हुए दिखी ही नहीं। अगर उनका पहले दो लोग आपस में फाइट करते दिखे और उसके बाद भी कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि बीजेपी के खिलाफ कैसे मतलब अच्छे से फाइट दिया जा सके, इसका उन्होंने कहीं से कोई ऐसा मतलब कभी भी इलेक्शन के क्रम में लगा ही नहीं कि बीजेपी को फाइट दे रही है। तो देखना है बीजेपी ऑपोजिशन का, कांग्रेस नहीं तो ऑपोजिशन का एक ये था कि जैसे 2004 में हम अपने आप आ गए थे, 2024 में भी हो जाएगा। तो ठीक है, अपना वेट करने की बात है, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। तो देखना है कि आगे कैसे क्या होता है। जी पुंडीर साहब। अच्छा, एक और सवाल आपसे है कि जो बिहार का गठबंधन है, वो जो बीजेपी का गठबंधन है और जो आरजेडी का गठबंधन है, वो दोनों में आपको कैसा दिख रहा है? दोनों में क्या चीज पॉजिटिव और क्या नेगेटिव दिख रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक होता है अपनापन का गठबंधन और एक होता है दुराव का गठबंधन। बिहार का मैं हूं और बिहार में मैं यही देख रहा हूं कि अपनापन और दुराव के गठबंधन में क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं था कि अगर अब मतलब लालू जी या कांग्रेस के गठबंधन को देखा जाए तो किस ढंग में आगे बढ़ रही है। अभी भी पता ही नहीं चल रहा कि उनका कैंडिडेट कौन है। सीट तो काफी मशक्कत के बाद सीट फाइनल हुआ कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन अगर आप जेडीयू एनडीए की तरफ आइए तो एनडीए ने 2019 में बीजेपी 2014 में बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी और मानिएगा कि 5 सीटें विनिंग सीटें उसने दे दिया था जेडीयू को कि भैया आप मेरे साथ बैठो और मेरे साथ चुनाव फाइट करो। तो इस तरह बीजेपी का बिहार में ऐसा अप्रोच रहता है लोगों को सीट देने के बारे में। तो बिहार में उसने जिस तरह चिराग को सीटें दिया है, अगर चिराग को कम सीटें भी देती तो चिराग को बीजेपी में रहना था मजबूरी है डीए में, लेकिन फिर भी बीजेपी ने चिराग को पूरा इज्जत के साथ पूरा इसके साथ सीट दिया, अपने साथ रखा, जितना बाजिद जी को रखा, उपेंद्र कुशवाहा जी को रखा। तो आपको मानना पड़ेगा कि इन लोगों का इतना अच्छा गठबंधन में कम से कम चुनाव का रिजल्ट जो भी है, चुनाव का रिजल्ट आप समझ रहे हो वैसा ही कुछ आने की संभावना है। चुनाव का रिजल्ट जो भी है, लेकिन कितने अच्छे से इन्होंने अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया, यह बहुत ही अच्छी बात है। इसे सीखने की बात है। अब वही अगर लालू जी की तरफ जाए तो उनमें अंत तक यही नहीं पता चल रहा था कि कौन कहां से लड़ेगा। अब सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनका कैंडिडेट कुछ सीट पर फाइनल नहीं हुआ है। तो इन सब चीजों के बाद वही वो लग रहा था कि इन लोगों को 2004 पर बहुत ज्यादा फेथ है। आप देखिएगा कांग्रेस के बहुत सारे जयराम रमेश जी, बहुत सारे नेता अरे जैसे 2004 में आ गए 2024 में भी आ जाएंगे। तो ठीक है, वेट कीजिए, तो वेट करने की बात है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है और ये लोग 2004 पर बहुत ज्यादा कि हम भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कहीं निगेटिव हवा बहा तो हम जीत जाएंगे। तो यही वेट करते रह गए, शुरू से अभी तक यही वेट करते रह गए। देखना है कि आगे क्या होता है। जी एक आखिरी सवाल लेता हूं जी श्री दत्तन साहब से। आपको लगता है कि 2026 में अगर तमिलनाडु में, चूंकि ये जो लड़ाई है ये माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई में बीजेपी वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन अन्नामलाई बीजेपी की लंबी लड़ाई का एक चेहरा बन रहे हैं, पूरे साउथ में वो एक लीडर के तौर पे स्थापित हो रहे हैं। आप मानते हैं कि 2026 के लिए ये ज्यादा मुफीद चेहरा हमको दिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी की खोज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वो मैं उसमें सहमत हूँ, क्योंकि वो द वे ही हैज टेकन द फाइट, वो उन्होंने जो फाइट को अपने पूरा मजबूती के साथ और पूरा जोश के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा है। और वो इतना ये हो गया है, हावी हो गया है, डीएमके को अपना स्ट्रैटेजी बदलने में फोर्स किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये जो गैम्बल है अगले अपने बलबूते पे जाने का, वो एआईडीएमके का जो आर्म ट्विस्टिंग है उसमें नहीं आने का वो जो डिसीजन है वो बहुत जरूरी था। और इस वजह से अभी तक एक नेशनल पार्टी वहां पर आप देखें, वो कांग्रेस का वो पूरा
बहुत सालों के बाद पहले कांग्रेस वहां पर रूलिंग पार्टी होता था, पर उसके बाद आप देखें वो अराउंड 6 डेकेड्स वहां पर ये जो रीजनल पार्टीज का वो गढ़ था, तो वहां पर ये बीजेपी एक नेशनल एक ऑल्टरनेटिव करके उभर रहे हैं। वो भारत के लिए भी अच्छा है और हम देखेंगे कि वो बाकी जगह पे भी वो साउथ बीजेपी के लिए कई लोग बोलते हैं, आप बीजेपी को पूछते थे कि आप साउथ में कहां पर हैं, तो अभी साउथ में तमिलनाडु में भी बीजेपी अपना वो वर्चस्व दिखा रहे हैं। वो ये डिसीजन बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है और अगले इलेक्शन में आप देखिए वो जो इस बार के इलेक्शन के बाद एआईएडीएम के पूरे तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो पूरा बीजेपी के लिए फायदा है। जी, अगर आज की चर्चा को हम यहीं छोड़ते हैं, आगे की तरफ आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मसले में अगर हम लोग फर्स्ट फेज को देखते हैं तो जयंत चौधरी, योगी आदित्यनाथ और अन्नामलाई ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को पलट के रख दिया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिस तरह से आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, तो वहां ये माना गया कि जो पिछली बार थोड़ा सा जो अंतर कम दिख रहा था उसको पार करने के लिए जयंत को लाया गया। तो जयंत का प्रचार भी अगर आप देखते हैं तो वो लगातार कर रहे हैं। उसके साथ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ती हुई पूरी ठोस पहल, और उसके बाद जिस तरह से साउथ में अन्नामलाई है, लगता है कि बीजेपी के ये इक्के काम करते हुए दिख रहे हैं।